दोस्तों, एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक इन्वेस्टर्स यानी कि हम और आप जैसे लोगों से फंडिंग रेज करने के लिए अपना आईपीओ लॉन्च करती है। और ऐसा करने के लिए उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सबसे पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलना होता है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दोस्तों, इस प्रोसेस में एक प्राइवेट कंपनी डिसाइड करती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने का और पहली बार अपने कुछ शेयर्स को हम और आप जैसे लोगों को खरीदने का मौका देती है, जिससे उस कंपनी को बहुत सारे फंडिंग्स मिलते हैं, जिससे वो अपने बिजनेस को और भी एक्सपेंड करती है और कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ जाती है। अब दोस्तों, इसी तरह एक और टर्म आता है ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल। इसमें कंपनी के प्रोमोटर्स ही अपने पर्सनल शेयर्स जो कि उन्होंने होल्ड कर रखा है उसे इशू करवाते हैं और हम जैसे इन्वेस्टर्स को बेच देते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक कंपनी है जिसका ऑथराइज्ड कैपिटल है 100 करोड़। इसमें से 30 लाख इशूड कैपिटल है, जिसमें से 20 लाख प्रोमोटर्स के हैं और 10 लाख दूसरे इन्वेस्टर्स के। अब इसमें जो प्रोमोटर्स के पास 20 लाख के शेयर्स हैं, इसे अगर बेचा जाए तो इसे ओएफएस कहते हैं। जबकि राइट साइड में जो अनइशूड कैपिटल है 70 लाख का, वो आईपीओ के लिए एलिजिबल होता है। एफपीओ यानी फर्दर पब्लिक ऑफर। दोस्तों, जब एक लिस्टेड कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस में पहले से ही लिस्टेड है, अगर वो कंपनी फिर से फंडिंग जुटाने के लिए अपने बचे हुए शेयर्स को मार्केट में लाती है, तब इसे फर्दर पब्लिक ऑफर कहते हैं। बुक वैल्यू। अब दोस्तों, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इस टर्म का नाम तो एटलीस्ट सुना ही होगा। आइए जानते हैं क्या होता है ये और कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, बुक वैल्यू किसी एसेट के वैल्यू को दर्शाता है। मतलब अगर किसी स्टॉक का बुक वैल्यू ज्यादा है उसके मार्केट प्राइस से, तब इसका मतलब है कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूएड स्टॉक है और इसे बाई करना किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। जबकि इसके विपरीत अगर किसी स्टॉक का बुक वैल्यू इसके मार्केट प्राइस से कम है, तब इसका मतलब है कि वो स्टॉक ओवर वैल्यूएड है और हमें बहुत सोच समझकर ही ऐसे स्टॉक्स को बाई करना चाहिए। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम कंपनी के टोटल एसेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को घटाकर उसे टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तब जाके हमें बुक वैल्यू का पता चलता है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज वैसे ऑब्लिगेशन होते हैं जो कि कंपनी को वापस लौटाना होता है किसी और को। अब या तो ये कोई लोन हो सकता है या फिर कोई टैक्स वगैरह भी हो सकता है। मर्चेंट बैंकर। दोस्तों, मर्चेंट बैंकर जनरली दो काम करते हैं। पहला, मर्जर एंड एक्विजिशन। मतलब अगर किसी दो कंपनीज को मर्ज करके एक बनाना हो, लाइक वोडाफोन और आइडिया का एग्जांपल ले सकते हैं। और एक्विजिशन मतलब कोई बड़ी कंपनी किसी छोटे कंपनी को खरीदना चाहती हो। इसमें आप बायजूस का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसने अनअकैडमी, ग्रेट लर्निंग जैसे कई सारे छोटे छोटे कंपनीज को खरीद लिया है। दूसरा, फंड रेजिंग। दोस्तों, अगर किसी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए फंड चाहिए, या तो वो अपने कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना चाहती हो या तो कह लें आईपीओ लॉन्च करवाना चाहते हो, तो इन सब कामों में मर्चेंट बैंकर उनकी मदद करता है। प्राइस बैंड। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का यूज तब आता है जब हम किसी आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। एक्चुअली प्राइस बैंड ना एक प्राइस रेंज होता है जो कि इन्वेस्टर्स को दिया जाता है शेयर्स के लिए अप्लाई करने को, और जो मिनिमम प्राइस होता है जिस पर हम बिड कर सकते हैं शेयर खरीदने के लिए, उसे लोअर बैंड कहते हैं, जबकि हाईएस्ट प्राइस को अपर बैंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, डीमार्ट कंपनी ने जब अपना आईपीओ लॉन्च किया था, तब उसका प्राइस बैंड 290 से 300 रुपए था। यहाँ 290 फ्लोर प्राइस है यानी लोअर बैंड, जबकि 300 सीलिंग प्राइस यानी अपर बैंड है। तो दोस्तों, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए मैं यूज करता हूँ ग्रो ऐप को, जो कि आता है एक सिंपल से इंटरफेस के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इंस्टॉल करने पर आपको मिलेंगे 100 रुपए, जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को।